सो हैवी आर जी, पेपर है मई जून 15, वेरिएंट 12। तो मुनीब खान पहला क्वेश्चन देखिए। सर मैं देख लूं। टेक योर टाइम। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू हाई। अच्छा जी, what is the most likely reason for abandoning such a project? The construction cost is greater than the running cost. The external cost is greater than the external benefit. Government to external cost देखती है, future costs are difficult to calculate. True, ये बात भी ठीक है, लेकिन opportunity cost is too high. अवाम के हिसाब से सबसे बड़ी बात यही है कि भाई हमें ये दे रहे हो तो बदले में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं. So anybody else who disagrees with Munib? I think his answer is correct. लेकिन anybody else who disagrees? चलिए गुड. नंबर 2 जी, मोहम्मद अली, आप जरा देखिएगा मेरा बेटा. नंबर 2 question: transition of the former Soviet Union from a planned economy towards a market economy was accompanied by a reduction in the proportion of income that households saved. What could explain this? मोहम्मद, आप हैं क्लास में, वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर? जी सर। जी जी, टेक योर टाइम. सर डी है। देखो, जब भी हमारी जॉब्स इनसिक्योर्ड होती हैं हम सेव ज़्यादा करते हैं. ह्यूमन नेचर है, वी सेव फॉर अ रेनी डे. थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ हुआ है, इसलिए आई डोंट ब्लेम यू. सॉरी, सी होगा सर। सी बिल्कुल ठीक है, यानी कि गुड्स बढ़ क्योंकि गए, लोग देखो स्पेंड जैसे ज्यादा ही करते हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ आते हैं चॉइस बढ़ती है. प्राइवेट सेक्टर बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली इनोवेटिव चीज़ें लेके आता है, चॉइस बढ़ती है, तो कंज्यूमर जो हैं उनको ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो स्पेंड करते हैं. समझ आ गया मेरा बेटा? सेविंग इसलिए कम हो गई. हैं। ओके सर। बाकियों को रिजेक्ट करते हैं. इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी. बाय नेचर गरीब अपनी इनकम का कम सेव करता है, उसको खर्चे इतने होते हैं, अक्सर वो बोरो कर रहा होता है, डिस सेविंग कर रहा होता है. अमीर ज़्यादा सेव करता है. तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़े, गरीब के पास कम, अमीर के पास ज़्यादा आए तो सेविंग होगी. जॉब इनसिक्योरिटी बढ़े, आपको लगे फ्यूचर खराब होने वाला है, आप सेव करना शुरू कर दोगे. अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, आप स्पेंड करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, दिस कुड हैव बीन, लेकिन सिर्फ एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के ऊपर ही है, तो इसके लिए हम जो है 100% इसके नहीं कह सकते. अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स 100% है. नाउ लेट्स गो ऑन टू अब्दुल राफे फॉर नंबर 3. Diagram shows the PPC of a desert island economy where the inhabitants live off just two commodities, coconut and fish. Straight line. PPC है constant opportunity cost due to homogeneous resources. What explains the shape of the possibility curve? Production possibility curve. सर ये सवाल ही कोई 5-6 दफा रिपीट हुआ है. हाँ जी. इसका आंसर होगा सर फिशिंग लिख दिया सर इसमें. फिश एंड कोकोनट्स ग्रोइंग आर इक्वली एफिशिएंट. बिल्कुल, दोनों में लोग इक्वली एफिशिएंट हैं. सो सिंपली आपने हमेशा शेप के मुताबिक ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से चूज करना होगा. होमोजेनियस रिसोर्सेज. need 3 women work in a pottery workshop, each dividing their time equally between 3 products. Table shows how many units of each products are made.
Later, division of labor is introduced and each woman makes only the product in which she has the absolute advantage. What is the rise in total output? पहले नोट करो किस में कौन सी बेस्ट है. Absolute advantage means ज़्यादा बना सके वो चीज़ सेम रिसोर्सेज से. फिर वो उस पर स्पेशलाइज करेंगे. व्हाट इज द राइज इन टोटल आउटपुट बताना है आपने. सर ये देखिए जेन का आउटपुट, सर जेन का एब्सोल्यूट एडवांटेज प्लेट्स में और प्लेट्स 100 में. सर 100 कर लेंगे एक, उसके बाद दूसरे का सारा का बाउल्स में है तो +100 दोबारा. ठीक है. उसके बाद मग्स में सीमा के +100 दोबारा. ठीक है. 100 + 100 300. 300 नहीं, थोड़ा सा देखो. राइज इन टोटल आउटपुट बतानी है बात. हाँ, उस रवि महल में वही बन जाती है. ये बनाएंगे जी. हाँ ठीक है, बात वही है. नहीं सर यही मेरा ख्याल है, यही बनेगा ना, क्योंकि जेन 100 बनाएगी, सारा 100 बनाएगी. हाँ जी. सर ये जैसे अब 100 और 50-50 है. हाँ जी. तो जो दोनों वर्कर्स 50-50 बना रहे हैं वो भी तो 100 में थोड़ा नहीं मेरे बेटा, थोड़ा सा ये देखो. डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है. ईच वुमन मेक्स ओनली द प्रोडक्ट इन विच शी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है, बात समझ आ रही है. अब जेन सिर्फ प्लेट्स बनाएगी, सारा सिर्फ बोल्स बनाएगी और सीमा सिर्फ मग्स बनाएगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? जी सर वो तो समझ आ रहा है जी. लेकिन सर देखें जैसे जेन जो है वो 100 प्लेट्स बना रही है. हाँ जी. और उसी वक्त बाउल्स भी 50 और मग्स भी 50 बना रही है. अब जब वो सिर्फ प्लेट्स बनाएगी तो वो ज्यादा नहीं बनेगी ऑटोमेटिकली? यस देखो ना, अब वो 100 प्लेट्स बनाती है. जब वो सिर्फ 1/3 काम करी तो 300 बन जाएंगी. बोल्स भी 300 बन जाएंगे और मग्स भी 300. 600 टोटल थे, बढ़ के भी 300 ही एडिशन हो रहा है. बात हो रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है. हो क्या रहा था, टोटल पहले 600 बन रहे थे. अब जेन सारा टाइम प्लेट्स पे लगाएगी तो वो 300 बनाएगी. सारा टाइम बोल्स पे लगाएगी, वो 300 बनाएगी. मग्स पे सारा टाइम सीमा लगाएगी, 300 बनाएगी. 900 टोटल आउटपुट. राइज इन टोटल आउटपुट इज 300. बिल्कुल सही बोल रहे हो मोहम्मद. सबको समझ आ गया? मोहम्मद मुनीब एंड राफे, आप लोगों ने जिस तरीके से किया था उससे हर बार आंसर सही नहीं आएगा. क्लियर हो गया अब्दुल राफे एंड मुनीब? जी सर. यस. तो लेट्स गो टू, ये किसकी बारी है? मखल में मोहम्मद अली की है. एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना हुआ है. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ दिस डिमांड कर्व? सर डी. No मेरा बेटा, this is not a unitary elastic curve. It's a normal demand curve. Upper half elastic, center unitary, lower half inelastic. सर मैं करूं? वेट करें एक मिनट. ए होएगा बिल्कुल. ग्रेटर और स्मॉलर क्वांटिटीज डिमांडेड एज प्राइस चेंजेस. ठीक है, सबको क्लियर हो रही है बात? अब्दुल राफी, आपकी भी यही ऑप्शन थी? जी सर यही था. लोअर प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ फॉल इन डिमांड. डिमांड शिफ्ट नहीं हो रही तो गलत हो गया. डिमांड इंक्रीजेस सो डज प्राइस. अगर शिफ्ट होता तो ट्रू था, इस केस में शिफ्ट नहीं दिखाया गया. क्वांटिटी चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन प्राइस मींस यूनिटरी इलास्टिक. ए करेक्ट है. प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. वो हर कर्व पे ट्रू होता है. कोई कंफ्यूजन? ओके जी. Munib Khan, assuming that Tiger Woods, a famous golfer, announces that his final golf appearance will be at the next US Open tournament, how might this affect the demand for tickets for the tournament? आसान क्वेश्चन है. सर डिमांड का फ्लैट पे शिफ्ट होगा. ऑप्शन एब्सोल्युटली. ऑप्शन ढूंढ लें. सर डी. सबको समझ आ गया? एक बहुत मशहूर गोल्फर है, कहता है मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगला मेरी आखिरी अपेयरेंस है.
लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। ऑन द कर्व मूवमेंट क्यों नहीं थी? प्राइस चेंज की बात नहीं होगी। वेरी गुड। मोहम्मद अली शाबाश, इस बार ठीक करना है। इनकम इलास्टिसिटी दी हुई है और क्रॉस इलास्टिसिटी। A survey into the market for good X found that it is an inferior good and a close substitute of good Y. Which values for the income elasticity of demand for good X? पहले वो देख लो क्या साइन होना चाहिए, and its cross elasticity of demand with respect to price of good Y would support this. सर इंफीरियर है तो माइनस का साइन आएगा, तो दो माइनस बच 1.2 होता है। दो बच गए ऑप्शंस, यस। तो बच गया क्रॉस इलास्टिसिटी है, इंफीरियर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो इसका यानी बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर आना चाहिए, यस। और साइन क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स का? सब्स्टिट्यूट्स का, सब्स्टिट्यूट है ना सर, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट्स का क्या साइन आना चाहिए? सब प्लस होता है, प्लस साइन। तो सिंपल ऑप्शन आपके सामने आगे, बता दें कौन सी है? बी। बी, एब्सोल्युटली। एनीवन, एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? वेरी वेल डन मोहम्मद, बड़ा सोच समझ के अच्छा जवाब दिया। नाउ बैक टू अब्दुर्राफे। डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विद यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। ये शेप होती है यूनिटरी की। जी सर, नाम ही सर बताता ये तो यूनिटरी, हाँ, ठीक है सर, यूनिटरी कर्व लगा पे मैं इधर ऑप्शन आप सामने पढ़ देख लेता लें हूं। देख लें। प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर, नहीं सर ये डी ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर देता हूं। इसके अलावा फॉरेन प्राइस सर मिल गया आंसर। सर ये सी आंसर सी, एज प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट स्टेज द सेम। राइज हो फॉल हो, एक्सपेंडिचर चेंज क्योंकि नहीं यूनिटरी होगा, लगा बस। यूनिटरी है। Any change in price will bring about the same proportionate change in quantity demanded, so the revenue will remain the same. Expenditure is also the revenue. जो consumer spend करते हैं वही firm का revenue बनता है, तो option C. Well done, Abdurrafi. Anyone, any questions on that? So जब भी unitary का हो पहले ही anticipate करना शुरू कर दो कि unitary में revenue की बात शायद वो करे। अस्सलाम वालेकुम हसन, जरा टाइम पे मेरा बेटा। Number 9, number 9, let's give it back to Muneeb. Diagram shows the effect on the market for rise of a change in government policy that causes a shift in supply curve from S to S1. Subsidy type का लग रहा है। What does what does area JKLM represent? बहुत आसान है जी। Cost of the government of a subsidy of to rice growers. Vertical distance between two supply curves at new quantity is always the amount of subsidy, और उसको अगर हम स्ट्रेच करें प्राइस लाइन की तरफ तो JKLM ये गवर्नमेंट को सब्सिडी की कॉस्ट पड़ रही है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, नंबर 10 मैं हसन को दे रहा हूं। हसन, प्राइस ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट राइजेस बाय 12%, ठीक है। आफ्टर 1 week the firm is only able to produce the same quantity, but after 1 month it can increase the quantity by 6%. How would the price elasticity of supply be described after 1 week and after 1 month? तसल्ली से बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के। हसन ब्रेक इट डाउन, पहले बताओ हफ्ते बाद कोई सप्लाई नहीं बढ़ सकी, एक हफ्ते बाद प्राइस 12% बढ़ी थी, तो अभी क्या इलास्टिसिटी होगी आफ्टर 1 week? सॉरी, जीरो। अब आपके पास बच गई सी एंड डी। हफ्ते बाद 6% सप्लाई बढ़ रही है, अब कैलकुलेट कर लो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर रखो, चेंज इन प्राइस नीचे रखो, आंसर आपको सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा क्या इलास्टिसिटी। एक सेकंड, कोई बच्चा आ रहा है शायद, मूसा जी। हसन इनइलास्टिक, बिल्कुल सही। हसन माइक बंद कर दें, बहुत सबको समझ आ गया है। हफ्ते में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस 12% बढ़ी थी, परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो। हफ्ते बाद 6% बढ़ी थी सप्लाई, तो सिर्फ 6/12.5 लेस देन 1 है, इनइलास्टिक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान क्वेश्चन। Let's give the next one to Musa bin Tariq, who joined a little bit earlier now. Many people, ये तो रिपीट भी बहुत दफा हुआ। हाँ बड़े होते हैं। Many people used to smoke in restaurants. Restaurant owners have found that the decline in smoking caused by a tax on cigarettes has decreased their sales of meals.
How would this be shown on demand and supply curve for cigarette and for meals? तसल्ली से देखिएगा हुआ क्या है, टैक्स लगा है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा है सिगरेट्स पे, उससे सिगरेट्स के ऊपर क्या होगा और फिर उसकी वजह से लोग मील्स कम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है पीना सिगरेट, तो उससे मील्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मूसा, टेक योर टाइम. सर ये बिल्कुल ठीक है. सिगरेट्स का टैक्स लगने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ने से अलोंग द डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन आएगी. बहुत अच्छे. मील्स का पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट महंगा हो गया था, उससे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. हर बच्चे को ये रैशनल समझ आ गए? बच्चों इफ यू डोंट माइंड मैं कुछ क्वेश्चन हसन को दे रहा हूँ, मैक्रो पे जाके मैं आप लोगों से स्विच कर जाऊंगा. हसन देखें, S1 and D1 shows the original supply and demand curve for cola. Point X is the initial equilibrium. What will be the new equilibrium position following a rise in production cost? हसन यहीं पे रुकते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है? सप्लाई का शिफ्ट होता है किस साइड पे? राइट पे. दोबारा देखो. सर सप्लाई का क्या राइट लेफ्ट में शिफ्ट होता है. प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, तो अपने माइंड में लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो S3 पे X से. उसके बाद वो कहता है जी एंड अ फॉल इन प्राइस ऑफ लेमोनेड. लेमोनेड कोला का क्या है, खुद सोचें. सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है? अगर हमारा सब्स्टिट्यूट सस्ता होता है लेमोनेड, तो कोला की ड्रिंक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब कहाँ जाएंगे हम? ऑप्शन बता दीजिए ABCD में से. टेक योर स्वीट टाइम. एक ही तरफ जाएगी. हसन क्या करते हो मेरा बेटा? सब्स्टिट्यूट्स, ओ यस 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 यस, डिमांड एक तरफ जाएगी, बिल्कुल सॉरी माय बैड. पॉजिटिव रिलेशनशिप. कोला सस्ता, लेमनेड सस्ता हो तो लोग लेमनेड खरीदेंगे, कोला की डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी. यूर टोटली राइट. ए, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हुआ, फिर सब्स्टिट्यूट सस्ता होने से डिमांड कर्व लेफ्ट. वेल डन हसन, आई एम सो सॉरी. सबको समझ आ गया बच्चों? बाकियों को जस्ट इन केस. यस सर. हसन ये मैंने आपको खुद पढ़ाया था क्लास में, अकेले बैठ के हम पढ़ रहे थे. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक सेकंड का ऑप्शन देखो. आराम से, कोई जल्दी नहीं है. आई एम नॉट रशिंग यू, हमारे पास बहुत टाइम है. ये चीज की डेफिनेशन से मैच कर रहा है. ये तो नहीं है कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस है जो मतलब जो सेल कर रहा है, जो एक्चुअल प्राइस को सेल करता है. एब्सोल्युटली, बाय डेफिनेशन आंसर है लोएस्ट प्राइस दैट कंज्यूमर्स. हम क्या बोलते हैं? इट्स अ मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट एंड व्हाट ही एक्चुअली सेल्स एट का डिफरेंस. तो ऑप्शन सी इज 100% क्लियर. ठीक है ना हसन? I'm sure. हाँ शाबाश. I'm sure the rest know. चलें, let's go on to number 14. मूसा ट्राई कीजिएगा. What is an example of an externality? Externality उसने आप लोगों को समझाई थी. An effect on third parties as a result of production and consumption. First party. क्वेश्चन था क्या वो मैंने क्वेश्चन भेजा था. मैं आपको बताता हूँ. हाँ मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है. मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है. ये पहले 1 का सिलेबस था, बाद में 2 में मूव हुआ, लेकिन अभी भी कभी कभी क्वेश्चन पॉप कर जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नैलिटीज थोड़ी सी इन टाइम्स पे करा देता होता हूँ. एक्सटर्नैलिटी क्या है जी? इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. मसलन लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज. प्रोडक्शन हुई,
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, हार्मफुल इफेक्ट्स थर्ड पार्टीज पे क्या है? पोल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक, नॉइज वगैरह, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है जी? जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इलाके की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कीमतें ज़मीन की, और बिजनेस आगे सेटअप हो रहे हैं, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। ये हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज थर्ड पार्टीज, जिन्होंने ना वो चीज़ बनाई थी, ना वो बायर है, ना वो सेलर, फर्स्ट सेकंड पार्टी नहीं है, तो ये होती है एक्सटर्नैलिटी। अब जरा मूसा ट्राई कीजिएगा, इनमें से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव थर्ड पार्टी इफेक्ट ढूंढो। ना कंज्यूमर का फायदा नुकसान हो, ना प्रोड्यूसर का, किसी और के हो। सर ए बिल्कुल सही है। जरा अपने रैशनल बताओगे कैसे? सर सही से मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, बस मैंने आपको समझाया ना कि देयर आर थ्री पार्टीज इन एवरी इकोनॉमिक डिसीजंस। फर्स्ट पार्टी प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं, सेकंड पार्टी कंज्यूमर्स जो इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड पार्टीज जो ना बनाने वाले हैं उस चीज़ को, ना ही उसको खरीदने वाले। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड वाई एक अलग चीज़ थी। गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ने से, हो सकता है वही रॉ मटेरियल ये भी यूज़ कर रहे हो, उसकी डिमांड बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड वाई बढ़ गया, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट आया। ना वो प्रोड्यूसर थे उस चीज़ के, ना ही वो उसके कंज्यूमर थे। समझ आ गया? यस सर। गुड बॉय। वैसे लॉजिकली आपने ठीक किया था। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? अब देखो ना, ये पुराने टॉपिक्स में आता था, थोड़ा सा कर ही लेते हैं ताकि इसी बहाने आपका ये क्लियर हो जाए। टेबल गिव्स द, वैसे अब निकल गया हमारे कोर्स से, डोंट वरी। The table gives the estimated costs and benefits of a proposed new leisure complex. What is the estimated value of social benefits of the project? बेटे एक होते हैं प्राइवेट बेनिफिट्स जो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को मिलते हैं, यानी यूटिलिटी, satisfaction of consuming something, प्रॉफिट, रेवेन्यू फॉर बिजनेस, ये हैं प्राइवेट बेनिफिट्स। एक्सटर्नल बेनिफिट जो थर्ड पार्टीज को मिलते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, इलाके की कीमतें बढ़ती हैं, और बिजनेस एक्टिविटी आती है, ओवरऑल हालात बेहतर होते हैं, जीडीपी वगैरह कंट्री का बढ़ता है। प्राइवेट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देते हैं, कंज्यूमर्स जो प्राइस पे करते हैं, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो भी खर्चा, वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टीज पे इफेक्ट नेगेटिव वाले, यानी पोल्यूशन, कंजेस्शन वगैरह। जब भी गवर्नमेंट करती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकालते हैं। अगर सोशल बेनिफिट ज़्यादा हैं, यानी प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स कंपेयर टू प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट को यस कर देते हैं, वरना नो कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं जी सोशल बेनिफिट्स कितने हैं? एनी वन ऑफ यू सॉल्व इट प्लीज। प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सर 200 वाला, 200 ऑप्शन डी। 200 वाला सबको समझ आ गया? वैसे ये हमारा कोर्स नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी केयरफुल हियर। वेल डन मुनीब। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके जी। अगेन वो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर अ गवर्नमेंट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसके अंदर मेरा बेटा गवर्नमेंट जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, सर रोड्स बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक क्या उसमें आ जाती है पब्लिक गुड्स में, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। स्कूल्स, मेडिसिन, हाउसेज प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ करे। रोड्स गवर्नमेंट करती है अक्सर। नेक्स्ट जी, हाँ ये पब्लिक गुड्स वगैरह पे आ गया है। सर मैं बता देता हूँ, आप ही बता दें। नेशनल म्यूजियम में जब क्वेश्चन पढ़ने दें सबके लिए। अ नेशनल म्यूजियम चार्जेस एन एंट्री फी फॉर एडमिशन। Which combination of rival and excludable quality would apply to visits to the National Museum on a day when there are very few visitors? सर बी, नो राइवलरी नहीं है और एक्सक्लूडेबल है। बिल्कुल, क्योंकि एक चार्ज है तो एक्सक्लूडेबिलिटी तो लाजमी है। लेस नंबर ऑफ विजिटर्स मीन सबका बेनिफिट है, हर कोई अपने अपने टाइम पे देख सकता है उसके एग्जिबिट्स को। सो ऑप्शन बी। सबको क्लियर? ओके जी, अब मैक्रो पे हम आने वाले हैं शायद, नहीं अभी टैक्सेस का है। ये मूसा आप कीजिएगा। Diagram shows the effect of placing a unit tax equal to AB, vertical distance between the two supply curves at the new quantity, AB per unit tax है. Which area represents the burden of tax paid by the producer? नीचे वाला आता है रेक्टेंगल। मूसा बताइए कितना प्रोड्यूसर पे कर रहा है? GEBF। कौन सी ऑप्शन? बी।
बी ऑप्शन, शाबाश, वेरी वेरी गुड। मैं जरा ये बच्चे को एंटर कर लूं और उसके बाद जो है, ओ यामीन साहब आप उठ गए फाइनली। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों की पिक्चर ले लूँ अमीन अटेंडेंस की, ताकि मैं दिखाऊं कि कौन कौन बच्चा मेरा तशरीफ लाया था। राइट बच्चों, तो यामीन हम बहुत पुराना पेपर कर रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास ने माशाल्लाह इतने पेपर्स कर रही हैं कि नए पेपर्स तो उनको अब कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये जी बिल्कुल सही बताया मूसा ने। प्रोड्यूसर बर्डन इज EGFB, ये नीचे, सॉरी सारे हो गए, EGFB नीचे वाला। कंज्यूमर बर्डन कितना है हसन असलम? हसन टोटल टैक्स देखो, A से B पर यूनिट है, फिर उसको स्ट्रेच करके प्राइस लाइन तरफ टोटल टैक्स बनाओ, ऊपर वाला रेक्टेंगल कंज्यूमर पे करता है, कितना कंज्यूमर पे करेगा? उसकी ऑप्शन भी इन्होंने दी हुई है, कौन सी ऑप्शन सही होगी? टैक्स पेड बाय कंज्यूमर की हसन। हाँ कौन सी? डेविड बोलो, डॉग बोलो, बॉब बोलो, कुछ समझ आए? डॉग, ZAGE, बहुत अच्छे। अच्छा टोटल टैक्स कितना है मुझे बता दें यामीन, कौन सी ऑप्शन? हाँ कौन सी ऑप्शन बन रही है? सी। वेरी गुड। मुनीब मुझे बताएं इसमें डेड वेट लॉस कितना है? ऑप्शन शायद नहीं दी हुई। देख लो अगर नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही। ECBF, नो 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 नो, दैट्स नॉट डेड वेट लॉस। ABC, दो ट्राइंगल्स, कंज्यूमर सरप्लस में और प्रोड्यूसर सरप्लस में जो कमी हो रही है, ACB, समझ आ गया? यस, लेट्स गो टू 19। अब ये मुझे लगता है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज क्वेश्चन। अच्छी बात है, पहले ये बहुत आते थे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओपन एंड क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं, प्लीज फॉरन ऑप्शन ना बोलिएगा, लेट्स ट्राई टू लर्न। Below are production possibilities for two countries showing their daily production of food and drink, each using the same quantity of resources. What can be concluded from the figures? आराम से पहले देखते हैं किस कंट्री को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, अगर कोई है तो देखते हैं। कंट्री एक्स जो है ड्रिंक्स में उसको एडवांटेज है, हाँ, और कंट्री वाई को किस में है? नहीं, अलग अलग है, दोनों को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। पहली नंबर पे चीज़, कंट्री एक्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज है ड्रिंक्स में, ज़्यादा बना सक रहे हैं, और कंट्री वाई का एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसमें किसी में भी नहीं है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन है, सम सिंपल। कंट्री एक्स को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यस वेरी गुड। और कंट्री वाई को किसी एक में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। अब दोनों का कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढते हैं। जब एक्स एक फूड बनाता है तो कितने ड्रिंक्स छोड़ता है बच्चों, मुझे बताइए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 ड्रिंक्स। हाँ, और वाई जब एक ड्रिंक बनाता है, फूड बनाता है, तो कितनी ड्रिंक छोड़ता है? नहीं, 60 over 40, 1.5, ठीक है। सो एक्स एक के बदले में 2 छोड़ रहा है, वाई एक के बदले में सिर्फ 1.5 छोड़ रहा है। किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, किसका कंपैरेटिव एडवांटेज है फूड में? सॉरी, कंट्री वाई को कंपैरेटिव एडवांटेज है फूड में। ड्रिंक्स की बात करते हैं, 150 का कॉम्बिनेशन है। जब 100 ड्रिंक्स बनाता है कंट्री एक्स तो 50 फूड छोड़ता है। एक ड्रिंक के बदले में कितनी फूड छोड़ेगा? 50 जो गिवन अप है ओवर 100 जो बना रहे हैं 0.5, और दूसरा वाला 40 over 60 कोई 0.66 के करीब छोड़ रहा है। तो इसमें किसको एडवांटेज है? कंट्री एक्स को ड्रिंक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज है। समझ आ गया? यस सर। वाई को है फूड में और कंट्री एक्स को है ड्रिंक्स में, ये याद रखिएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज एब्सोल्यूट दोनों में एक्स का है।
अब वो क्या कह रहा है, कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फूड एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन ड्रिंक। क्या ये बात सही है? सर यही सही, यही बात सही है। किसी को समझ ना आ रहा हो, प्लीज डू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट। खामोशी मीन्स सबको समझ आ गया है। अच्छा जी, चले लेट्स मूव ऑन। नंबर 20, यामीन, हाउ माइट ट्रेड प्रोटेक्शन रिड्यूस अ कंट्रीज एबिलिटी टू compete इन एक्सपोर्ट मार्केट्स? ट्रेड प्रोटेक्शन हो रही है, क्यों कंट्री compete करने की एबिलिटी उसकी कम होगी एक्सपोर्ट मार्केट्स में? हाँ, आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिए। सर बी बिल्कुल सही है। बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू द कंट्रीज मैन्युफैक्चर ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स। हम इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स मंगा के रॉ मटेरियल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब उनकी एबिलिटी टू कम्पीट इन एक्सपोर्ट मार्केट्स कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन से इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे। कंपोनेंट समझते हो, जो पार्ट्स ऑफ मशीनरी, छोटे मोटे इस तरह की चीजें। सबको समझ आ गई बेटे, या दोबारा बता दूं? सर आगे, बाकियों को रिजेक्ट करना है बच्चों, बता दें मुझे, वरना आगे चलते हैं। सर आगे चलते, ओके जी, नेक्स्ट इज जी, अब याद रखिएगा, कस्टम यूनियन का डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। व्हाट इज फाउंड इन एन इकोनॉमिक यूनियन बट नॉट कस्टम यूनियन? इकोनॉमिक यूनियन में सेम करेंसी भी होती है, ठीक है, सेम मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस तरह कुछ ढूंढे। डी सर, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बिटवीन मेंबर्स। एक बार फिर याद कर लेते हैं, सबसे नीचे फ्री ट्रेड एरिया, आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। उसके ऊपर कस्टम्स यूनियन, आपस में फ्री ट्रेड भी कर रहे हैं, और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी बाहर से जो ट्रेड आ रही है उसमें लगा दी है। उसके ऊपर आती है इकोनॉमिक यूनियन, उसमें, या कॉमन मार्केट भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज हो रहा होता है। उसके ऊपर होती है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन, उसमें सेम करेंसी होती है, सेम मॉनेटरी पॉलिसी। उसके ऊपर फुल इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें फिस्कल पॉलिसी भी सेम है सब कंट्रीज की। तो ये कॉन्सेप्ट था। 22 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक यू ऑल टू लुक। मुझे याद आ गया, बहुत पहले पढ़ाया था। टेबल शोज द बैलेंस इन डॉलर मिलियन for 4 items in a country's current account for 2 years. Goods, services, incomes, transfers, सारे हिस्से दे दिए। What can be concluded about the change between year 1 and year 2? तसल्ली से देखें। सर इसका बी होगा। अभी देखते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेने देते हैं, लेट्स सी। सर मेरा ही बी हो रहा। ओके, लेट्स वेट। आप लोगों से रीजनल बनने पूछना है, रैशनल पूछना है, तसल्ली से अपनी वर्किंग बताओ मुझे, अभी बाकी जब कर लें। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिए जी, बाकी मुझे बताएं क्या हालात हैं। सब बी। ओके, ठीक है, सर, सब बी पे एग्री कर रहे हैं, अगर नहीं तो फिर बोलिएगा। यस सर बी। B. Let's reject first the totally wrong ones. A. Income has moved from a net inflow to a net outflow. Income -3 थी year 1 में, और 12 surplus है year 2 में। Net outflow से net inflow बनी है। Net means outflows inflows का balance। तो ये तो reject हो रही है, option A. D. Transfer into countries have increased. पहले -24 थे, अब -44 है। ट्रांसफर्स आउट ऑफ द कंट्री हैव इंक्रीज, तो ये दोनों क्लियर कट रिजेक्ट होते हैं। सी,
वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हैज फॉलन, ये अक्सर बच्चे इसको चूज कर जाते हैं कि गुड्स का बैलेंस फर्दर नेगेटिव हुआ, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स कम हुई होंगी। वी डोंट नो इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ी है या एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हुई है, दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते थे नेगेटिव बैलेंस की तरफ, तो सी अनसर्टेन है, इसको रिजेक्ट इसलिए कर रहा हूं। समझ आ गई मेरे बच्चों? यस सर। अब वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। यस, पहले 84 नेट इनफ्लो थी, अब 96 नेट इनफ्लो, तो उनका डिफरेंस आपस में बढ़ गया पहले से। समझ आ गया मेरे बेटा? सबको क्लियर है? यस सर। एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन टू 23। कंट्री एक्स रिड्यूसेस इट्स वर्कर्स फ्रॉम 250 टू 200। ये प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी भी पहले आपके पार्ट ऑफ कोर्स था, अब दोबारा हो गया, लेकिन नॉट दिस ईयर। आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेट्स जस्ट क्विकली लर्न इट एनीवेज। कंपनी एक्स रिड्यूसेस इट्स वर्कर्स फ्रॉम 250 टू 200, एज अ रिजल्ट आउटपुट डिक्रीजेस फ्रॉम 5000 टू 4800। Company Y increases workers from 800 to 1000 and result output increases from 2000 to 2200 units per day. What happens to labor productivity of the workers in two companies? Labor productivity is output divided by number of workers. पहले 4800 यूनिट्स 5000 यूनिट्स बन रहे थे 250 वर्कर्स से, 20 प्रोडक्टिविटी थी कंट्री एक्स की। फिर 4800 यूनिट बन रहे हैं सिर्फ 200 वर्कर्स से, 4800 ओवर 200 24, so 20 से 24 कंपनी एक्स की राइज हो गई है, बी एंड सी ऑप्शन रह गई। उसके बाद जी हम अगर कंपनी वाई की बात करें तो उसके केस में कंपनी वाई पहले 800 वर्कर्स के साथ 2000 यूनिट बना रहा था, 2000 ओवर 800 2.5 हमारी प्रोडक्टिविटी थी। अब 2200 यूनिट्स बना रहे हैं 100,000 वर्कर्स के थ्रू 2.2, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है फॉल हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रही है। आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गेट यू टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी फॉर नेक्स्ट ईयर। समझ आ गया मेरे बच्चों? यस सर। गुड गुड गुड, लेट्स मूव ऑन टू 24। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर अच्छा था बहुत। In 2012, a survey of household expenditure identified X and Y as the contents of a basket of goods for a price index. वो जो हम बास्केट बनाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली। The value of index in 2012 was 100, हमेशा बेस ईयर में 100 होती है। In 13, the index was valued at 116, यानी 16 इंडेक्स नंबर, 16% महंगाई हुई है। The prices of X and Y increased by 10 and 20% respectively. In percentage terms, which weights were attached to X and Y in calculating the index? I would invite you all to तसल्ली से इस पे सोचें कहाँ पे ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो रही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? 100 से 116 पे इंडेक्स गई है, X की प्राइस 10% बढ़ी है, 20 की प्राइस 20%। किस वेटेज के ऊपर ये आंसर 116 आएगा? ए से स्टार्ट कर दें ऑप्शंस कैलकुलेट करना। कहते हो तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सर कर लेते हैं। ओके, टेक योर टाइम गाइस। So इसका आंसर बी है। Very good, Yamin. Can you tell me how you worked it out? सर सिंपली वेट को मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज से, दोनों को ऐड अप कर दिया, तो दोनों को ऐड अप करके 16 ऑप्शन आ रही थी। परफेक्ट। 40 वेट था गुड एक्स का, हमारे बजट का 40% थी, तो 40 वेट इंटू 10%, 40 इंटू 10 ओवर 100, ये 4 आ जाएगा या 4 इंडेक्स नंबर बढ़ेंगे इसकी वजह से। यस यस, 4 इंडेक्स नंबर बढ़ेंगे। गुड वाई को 60 वेट दिया हुआ था, उसकी 20% प्राइस बढ़ी है, 60 इंटू 20 ओवर 100, 12 इंडेक्स पॉइंट्स बढ़ेंगे, 4 प्लस 12 16, 100 से 116 पे हम आ जाएंगे। किसी बच्चे को यहाँ क्वेश्चन में मसला आ रहा हो? These were really nice toughish papers. Let's go on जी, ये आपका रिपीट है, कल रात को भी क्वेश्चन किया था, कोई भी सॉल्व कर दो। इंटरेस्ट रेट 4% है, इन्फ्लेशन रेट 5 से 3% पे गिरा है,
इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सस्ती हो रही हैं, स्लो स्पीड पे बढ़ रही हैं। सी, सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म, उनको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 5% 4% है साल के एंड पे, और महंगाई सिर्फ 3% है, वो 1% से रियल टर्म्स में अपनी सेविंग पे गेन करेंगे। सबको समझ आ गया? मेन्यू कॉस्ट बढ़ेंगी, 3% महंगाई अभी भी है। फिक्स्ड इनकम पीपल विल नॉट बी बेटर ऑफ, उनको 3% चीजें महंगी मिल रही हैं, उनकी इनकम्स फिक्स्ड हैं, वो रियल टर्म्स में पुअर हो जाएंगे, परचेजिंग पावर गिरेगी। लास्ट, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी विल इंक्रीज, ये भी गलत है, परचेजिंग पावर गिर रही है क्योंकि अभी भी 3% महंगाई हो रही है। When is a deficit on the current account of balance of payment likely to worse? तो सोचें जी, ऐसा क्या हो रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट वर्सन हो रहा है? सर जी जी, सर सी है सर, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अब आउटफ्लोज हो रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट खराब हो रहा है। गुड। व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट? रियल का वर्ड जब भी आए इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स में। सो बाय डेफिनेशन एक्सचेंज रेट विद इंटरनेशनल डिफरेंसेस इन प्राइस इन्फ्लेशन रिमूव्ड, ठीक है ना? ऑप्शन सी, रियल का वर्ड इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से मुराद होती है। नंबर 28, an appreciation of country X's currency leads to an increase in its foreign currency earnings from tourism. What can be concluded about this, about the demand by foreigners for holidays in country X? महंगी होने के बावजूद हमारी करेंसी, हमारी डिमांड फॉर हॉलीडेज बढ़ रही, तो डिमांड शुड बी प्राइस इनइलास्टिक। सो ऑप्शन डी, क्योंकि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ द करेंसी, तो ऑप्शन डी। वेरी गुड जी। नंबर 29, सिंपली डिमांड कर्व सिंपली स्टर्लिंग का पाउंड का राइट पे शिफ्ट हुआ है। व्हाट मे कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2? तसल्ली से देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, आसान है, बता दे मुझे, पाउंड क्यों ज्यादा डिमांड हो रहा है? सर डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। एक्सप्लेन करें, शाबाश। सर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मतलब नहीं 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 नहीं, सर ये सर यूके के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ गए, यानी कि यूके की गुड्स की अभी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि अब उधर से यूके के गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो यूके के गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो पाउंड की भी डिमांड बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, यूके ने यूएस गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स बना दिए हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, राइट पे शिफ्ट होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। A government uses monetary policy to manage its economy, ठीक है। Which sequence correctly describes the most likely consequence of an increase in country's inflation rate? कौन सी monetary policy expansionary होती है जिससे inflation आती है? So expectations of future interest क्या होने चाहिए, खुद सोचें। लोगों को लगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है तो वो ज्यादा अभी से बोरोइंग करेंगे। सर सी, राइज, यहाँ तक ठीक है। कैपिटल इनफ्लो, ओ नहीं, थोड़ा सा दोबारा देखिए मेरा बेटा। सर लेकिन एक्सचेंज रेट तो तसल्ली से देख लें अभी एक बार। कैपिटल इनफ्लोज, मुल्क में पैसा ज्यादा आए तो महंगाई आएगी, या कम आए, मनी सप्लाई कम होगी तो तब महंगाई आएगी? सर ज्यादा है तो ज्यादा आएगी। एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट जो है वो, चलिए मैं पढ़ दूंगा। सर एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट क्यों होना चाहिए? एब्सोल्युटली डेप्रिशिएट होना चाहिए। लेट मी जस्ट सी, लेट मी जस्ट सी, एक्सपोर्ट्स ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सी और डी में। दैट सी, सी को देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट राइज, यस, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, कंजम्पशन का इंजेक्शन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कैपिटल इनफ्लोज, मनी सप्लाई बड़ी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो, एक मिनट, ये शॉर्ट रन की बात तो नहीं कर रहा। Oh, sorry. Question is something different. Which sequence correctly describes the most likely consequence of an increase in country's inflation? अगर महंगाई आती है, उसके consequence का sequence हमने देना है। डी होगा ना? डी होगा। महंगाई आई तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को, उनको लगेगा बढ़ेगी, गवर्नमेंट बढ़ाएगी। कैपिटल इनफ्लोज इंक्रीज होंगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। एक्सचेंज रेट हॉट मनी आने से अप्रिशिएट होगा। व्हाट अ गुड क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द राइज इन इन्फ्लेशन, किसी को ना समझ आया मैं दोबारा बता दूं।
हमारे मुल्क में महंगाई आए, उसके रिजल्ट में लोगों को अंदाजा होगा कि अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी क्योंकि लेंडर्स लूज कर रहे हैं बैंक्स वगैरह, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के रिजल्ट में मुल्क में हॉट मनी आएगी, उससे हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो ऑप्शन डी। एवरीवन 100% क्लियर? जी सर। Yes, sir. That is it, G. Let's close the recording and the class.